आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, अहम मुद्दे पर। मोदी सरकार के 6 साल, देश बदहाल। मोदी सरकार के 6 साल, किसान बदहाल। मोदी सरकार के 6 साल, मजदूर बदहाल। मोदी सरकार के 6 साल, छोटा कारोबारी बदहाल। मोदी सरकार के 6 साल, जवान बेहाल। तड़पता किसान, मरता जवान। ये कैसा बना दिया आपने भारत महान। आज इस विषय पे चर्चा होगी और एक एक चीज को लेकर। जय भीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज एक एक मुद्दे पर लेकर हम मोदी सरकार के तमाम उन कारनामों की पोल खोलेंगे। एक तरफ वो देश के मुद्दे जिसकी जरूरत थी और दूसरी तरफ वो मुद्दे जो सरकार ने उठाए थे। आज प्रधानमंत्री और तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। कौन सा जश्न? जहां मर रहा है गरीब, तड़प रहा है मजदूर, बिलख रहे हैं बच्चे, जश्न मना रहे हैं ये लोग कैसे देशभक्त हैं? ये सवालिया निशान है। पहले तो दिखाता था आंख सिर्फ पाकिस्तान, पहले तो दिखाता था आंख सिर्फ पाकिस्तान, अब तो दिखा रहा है छोटा सा नेपाल और घुस जा रहा है अंदर चाइना। ये कैसी विदेश नीति है? पूछता है भारत, आज पूछता है भारत। लेकिन ये भारत की जनता है, कोई एक टीवी चैनल नहीं है जो अपनी दुकान चलाने के लिए सब कुछ बकवास करता है। आज अच्छा भाई, कैमरा सही हो गया ना? अब सही है ना? दूसरी चीज, पहला मुद्दा यह कि मोदी सरकार ने 6 साल में क्या किया। क्या 2 करोड़ नौकरी सालाना मिली? नहीं मिली। क्या इकोनॉमी सर्वाइव हुई? नहीं हुई, क्रैश हो गई। नोटबंदी से क्या फायदा, क्या नुकसान? क्या विदेश जो साहब गए थे, फ्लाई करके गए थे, क्या बाहर से निवेश आया या नहीं आया? दूसरी तरफ क्या फायदा हुआ 370 हटाने का? ट्रिपल तलाक जरूरी या भूखे को खाना जरूरी? सीएए ला करके विदेशी लोगों को भारत में घुसाना जरूरी या भारत के मजदूरों को भोजन खिलाना जरूरी? तड़पते हुए किसान का सहारा बनना जरूरी? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बातचीत। और आज की बात देश के साथ, और आज की बात उस अहंकारी सरकार के खिलाफ जिसको तकब्बुर और गुरूर हो चुका है, अहंकार हो चुका है कि देश के अंदर अगर मजदूर मर भी जाएगा 10-20 हजार तो मैं तो एक नारा लगा दूंगा राम के नाम का या दूसरे नाम का, और मैं लोगों को बेवकूफ बना दूंगा। लेकिन आज अगर श्री राम जिंदा होते, आज ये भारत का एक नागरिक कह रहा है, अगर आज मर्यादा पुरुष श्री राम जिंदा होते, यानी हमारे बीच होते, तो वो हाथ गिरवान पकड़ करके इस सरकार को हटाने का काम करते या वनवास चले जाते ऐसी सरकार को छोड़कर। जहां मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, तड़प रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है, ट्रेन आनी थी गोरखपुर चली जाती है उड़ीसा, ये सरकार चला रहे हैं या झुंझुना हिला रहे हैं, देश जानना चाहता है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत बहुत ही अहम, और आपका सहयोग, ये मैंने आज टॉपिक बताया है, सभी साथी शेयर कर दें। चाहे वो जुल्म हो जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे जुल्म हो कोई दूसरा, तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। और यह बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग आखिरी सांस जब तक बाकी रहेगी, जब तक भारत के गरीबों, मजदूरों, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी की आवाज बुलंद की जाएगी। मनुवादी मानसिकता जीतने नहीं देंगे मनुवादी मानसिकता को। यह भारत इस संविधान से चलेगा और ये 6 साल इस संविधान को बदलने के प्रयास में गुजर गए। और साबित करूंगा कि कैसे इस सरकार ने संविधान विरोधी काम किए हैं। हम लोग हवा में बात नहीं करते, और जितने भी इनके लोग हैं ना, ये जो लोग आते हैं, इन तक भी ये बात पहुंचा दे कि आज मुद्दों की बात होगी। मुद्दा नंबर 1, मोदी जी ने वादा किया था कि डॉलर नीचे आ जाएगा, डॉलर का रेट घट जाएगा। मुद्दे से शुरुआत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई। मुद्दे से शुरुआत करते हैं।
बोला था कि डॉलर का हम रेट कम कर देंगे। आज जो सरकार में $68 का रेट हुआ करता था, आज वो बढ़कर 76 के करीब पहुंच चुका है। यानी कि भारत की इकोनॉमी जो है, भारत का जो रुपया जितना गिरेगा, भारत की स्थिति, अगर मैं आम भाषा में कहूं, भारत की स्थिति उतनी कमजोर होगी। यानी कि नाकामी नंबर 1 कि अपनी जो हमारी करेंसी थी उसको बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल, अनीस भारती कहते हैं आज की वीडियो में मित्रों ऐप ओके ओके बिल्कुल। आज आप ये देखिए कि जीडीपी तबाह बर्बाद हो गई। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आज आपको कह लगाऊं, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की वो स्याह तारीख, वो काला दिन, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने आकर के कहा भाइयों और बहनों 500 और 1000 की नोट गई। वो 500 और 1000 की नोट बंद नहीं हुई थी, बल्कि वो भारत के रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, सुबह से शाम तक 200-250 की नौकरी करने वाले और उससे कुछ पैसा बचा के जमा करने वाले मजदूर की पूंजी चली गई थी। क्या नोटबंदी के जरिए आतंकवाद खत्म हुआ? यह तो 370 के बाद भी आप नहीं कर पाए। मेजर एक बच्चा मर गया, नौजवान। आपको शर्म नहीं है? आप खाली निंदा करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्यों मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई? वो बच्चे हथियार क्यों उठा रहे हैं? मैं तो उनके लिए भी बोल रहा हूं, वो भी भारत के नागरिक हैं। अगर कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के नौजवान अगर हथियार उठा रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे क्या गलती हो रही है कि वो नौजवान भारत की एकता और अखंडता पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं न्याय में कमी की हो, इंसाफ में कमी की हो? सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। नोटबंदी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। नक्सली खत्म हो जाएंगे, नहीं हुए। नक्सली हमला हुआ, लेकिन रिपब्लिक भारत या जे न्यूज इस पे डिबेट नहीं करता कि नक्सली कैसे हमला हो रहा है नक्सल का। दूसरी और अहम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबंदी से काला धन आ जाएगा। नोटबंदी से 99.9% जो पैसा था वो रिटर्न चला गया। इन्होंने कहा था फेक करेंसी नोट, क्या हुआ एफसीएन का? एफसीएन था ही नहीं, बोल के नहीं रिसीव कर पाए एफसीएन। काला धन आ जाएगा। वो कहते थे ऐसे वाले बाबा जो हैं, जो गोमूत्र से मोहब्बत करते हैं, जिनके नसीब में गाय का पेशाब है, मेरे नसीब में गाय का दूध है, ये मेरा अपना अपना नसीब है, और हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन साहब का जो सलवार पहन करके भागे थे, याद है? आप समझ गए होंगे। नाम लूं या नहीं लूं, अब जरूरत नहीं मेरा ख्याल से नाम लेने की। सलवार पहन करके रामलीला मैदान से भागने वाले बाबा कहते थे कि काला धन आएगा और तेल 35 रुपए 40 रुपए हो जाएगा। कहां गए साहब? आपकी कंपनी का तो हजारों करोड़ का लोन माफ हो गया, लेकिन मजदूर पे अगर 1 लाख लोन हो तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, उसकी गाड़ी छीन ली जाती है। लेकिन अगर दौलतमंदों का, करोड़पतियों का लोन होता है तो उसको सरकार राइट ऑफ कर देती है, एक तरह से माफ कर देती है। अहम चीज, इसके नोटबंदी के बाद सरकार का एक और गलत फैसला, जीएसटी के नाम पर 4 बार हमारे मरहूम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई गुजरा तो उसका नाम अरुण जेटली था। बेशक मरहूम, हम एहतराम करेंगे उस नजरिए से, लेकिन ये तो बोलना पड़ेगा कि भारत के इतिहास का सबसे खराब फाइनेंस मिनिस्टर गुजरा तो उसका नाम अरुण जेटली था। और उसके बाद अगर कोई है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो फाइनेंस की एबीसीडी नहीं जानती है। 20 लाख करोड़ का झुंझुना दिया, इस पे भी बोलूंगा। जिस जीएसटी में बार बार स्लैब चेंज किए गए, जनता को गुमराह किया गया, लेकिन उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाए ये लोग। जो इनको सूट करेगा वो सब कुछ ये करेंगे, लेकिन जो देश की जनता के हित में होगा, जो गरीबों के हित में होगा, उसको ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हर मुद्दे पे आज चर्चा होगी। फिर इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक बिल ला करके इनका मैसेज क्या था? यह बताइए कि मुसलमानों में ट्रिपल तलाक का जो रेशियो है 0.01% है। आपके यहां कितना नहीं मालेंगे, इनके यहां बहुत ज्यादा है। और
आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब सर्वे किया तो सिर्फ अगर 4 केसेस तलाक के होते तो उसमें हाफ भी, आधा भी केस नहीं होता ट्रिपल तलाक का। बेशक, और इन्होंने जो ट्रिपल तलाक के नाम पे गुमराह करने का प्रयास किया कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम ने बराबरी का अधिकार दिया है। जब जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था, जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां ने आज से 1400 साल पहले यह बात कही थी कि बेटी बचाओ, बेटी दौलत है, इज्जत है, और इस इज्जत आबरू की हिफाजत करने का तरीका भी बताया। लेकिन क्या बेटियों पे की इज्जत इस सरकार में नहीं लूटी? कभी आसिफा के नाम पर, कभी कुलदीप सेंगर की जानिब से, कभी चिन्मयानंद, ये लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग क्या पाए नहीं गए बलात्कार में? तो कहां गई मोहब्बत, कहां गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? फिर इन्होंने कहा गंगा मैया को साफ करेंगे। ट्रिपल तलाक बिल पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा था। मैं सलाम करता हूं अपने देश की महिलाओं को जिन्होंने उसको समझा और सवाल किया कि हमारी अगर फिक्र है तो रोहित वमुला की मां की भी फिक्र करो, पहलू खान की मां की भी फिक्र करो, इशरत जहां की मां की भी फिक्र करो। फिक्र सबकी करना पड़ेगा। जो तुमने मिजाज बना करके रख दिया कि जो हम चाहेंगे वो प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, और रविशंकर साहब पार्लियामेंट में कुरान पाक की आयत पढ़ रहे थे। आपको मैं दावत देता हूं, जब कुरान पाक की तिलावत करी ली है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके आप आ जाइए इस्लाम में। हम तो कह रहे हैं आइए मोदी जी, जब आप हवाला दिए आपकी हुकूमत ने कि मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा होता तो हम इसलिए आपको दावत दे रहे हैं, हम तो प्यार से दे रहे हैं, आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आर्टिकल 25 कि हर भारतीय को आजादी है। दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही जो बहुत ही एक तरीके से कहें बहुत अजीब है। प्रधानमंत्री जी ने अपने धन्यवाद लेटर में राम मंदिर का जिक्र किया। क्या राम मंदिर भाजपा ने बनवाया? कहो खुल करके कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का फैसला था। या तो प्रधानमंत्री खुलकर कहें कि हमने वो फैसला जबरदस्ती लिखवाया था और इसीलिए तरुण गोगोई को राज्यसभा भेजा था, या तो ये खुलकर कहिए। अगर ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर आपको उसका जिक्र करना नहीं चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की अदालत ने तय नहीं किया है। और हां, अगर भाजपा के दबाव में फैसला हुआ है और भाजपा ने ही यह फैसला कराया है, भाजपा ने ही यह फैसला लिखा है, अगर यह फैसला नागपुर या भाजपा के कार्यालय या प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा गया है, प्रधानमंत्री जी के इशारे पर लिखा गया है, तो यह देश जानना चाहता है। अगर ऐसा है तो स्पष्टीकरण दे दो आप कि यह फैसला अदालत का नहीं बल्कि हमारा था। और अगर फैसला अदालत का था, माननीय उच्चतम न्यायालय का था, तो फिर आप कौन होते हैं क्रेडिट लेने वाले? Who the hell are you to take such kind of credits? कौन होते आप? दूसरी चीज, हमने क्यूरेटिव पिटीशन डाली। इस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने उस पर क्यूरेटिव पिटीशन डाली, और इसलिए डाली है कि न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़नी चाहिए। कल को जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा आज के 100 साल बाद, जो इतिहासकार होंगे उसे यह लिखना पड़ेगा कि जब सब लोग डर करके बैठ गए थे, जब एक फासिस्ट सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी और न्याय में अगर कुछ गड़बड़ हुई थी तो उन्होंने संवैधानिक रास्ता अपनाते हुए आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक अपने अधिकारों के लिए पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब ने, पीस पार्टी के अध्यक्ष ने क्यूरेटिव पिटीशन डाल के न्याय की लड़ाई को, न्याय के लिए संघर्ष को जिंदा रखा था। यह इतिहास लिखा जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, आपने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का नागरिक पूछना चाहता है, और यह बात पीस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से उठाना चाहती है, हमारा यह एजेंडे का हिस्सा है कि आप ये बताइए कि आपकी सरकार को 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार को 6 साल हो गए। आपने कहा 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 12 करोड़ छोड़ दीजिए, क्या 1 करोड़ भी नौकरी मिली? नहीं, बल्कि 70 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई। जेट एयरवेज का क्या हाल हुआ आपने देखा होगा। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको हमसे एतराज है, आपको दलित पसंद नहीं, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, चलिए आपको अति पिछड़े पसंद नहीं, आपको मौर्य प्रजापति पाल पसंद नहीं, क्योंकि आप ये समझते हैं वो मिट्टी ढोने के लिए बना है, वो गुलामी करने के लिए बना है। आपको दलित पसंद नहीं, आदिवासी पसंद नहीं, सिख पसंद नहीं, ईसाई पसंद नहीं, मुसलमान पसंद नहीं। लेकिन ये तो बता दो कि ठाकुर, ब्राह्मण और गुप्ता जी को ही नौकरी दे दिए होते, कितनी नौकरी जनरेट की है। मैं पूछना चाहता हूं, 45 साल में सबसे बुरी स्थिति नौकरी की अगर भारत में है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है। दूसरा अहम मामला, नहीं बिल्कुल हर मुद्दे पे बात करेंगे। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया घूम डाले, किसी ने एक बनाया ऐसे करके, साहब ने नक्शा लिया और ये कहा, पायलट को बोले कि अरे कहां कहां जाना है, बोले यहां यहां, बोले सारा रूट बना लो, पूरी दुनिया घूम डाले साहब, और जहां जाते गले लग जाते। आपको सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे वेलकम करेंगे मोदी जी, मैं सोच रहा हूं, बड़ा टिपिकल हो जाएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि घर नहीं रुक पाते हैं। पूरी दुनिया घूम डाली प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी बात है, जाइए, कोई आपत्ति नहीं, सरकार के पैसे पे जा रहे हैं, मेरे टैक्स के पैसे पे जा रहे हैं। तो मैं पूछूंगा नरेंद्र मोदी जी, आप जो कपड़ा पहन रहे हैं मेरे टैक्स के पैसे से पहन रहे हैं, मेरे से मुराद मैं भारत का नागरिक, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपका एक एक कदम का खर्चा मैं भारत का नागरिक उठा रहा हूं, तो मैं पूछने का अधिकार रखता हूं। और मैं पूछूंगा, हर एक बात पूछूंगा। भारत का नागरिक हो, किसान का बेटा हो, और इस देश का मजदूर किसान, जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार इस देश के मजदूरों का, किसानों का भी है। पूछेंगे हम, ये बताइए कि कितना कारोबार आया, कितना बिजनेस आया, अगर विदेश में जा रहे थे तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? नहीं साहब, कंपनियां जाना सोच रही। इन्होंने लखनऊ में 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए, कितना आ गया साहब? अरे बता दो बाबा, बाबा के राज का तो हाल अलग है, बाबा तो एक्सट्रीम है। कहते हैं हम लोग 11 लाख नौकरी रोज दे देते, कहते क्या झुंझुना है या अलादीन का चिराग है, घिसेंगे घिसेंगे नौकरी निकल जा रही है, लॉकडाउन में वो भी। और बाबा के यहां तो हाल ये है कि मेरठ में कोविड-19 के सैंपल बंदर लेके भाग जा रहे हैं। अब डॉक्टर नहीं, बंदर इलाज करेंगे। अब कोरोना है या नहीं ये पता लगाने के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के बंदर इलाज करेंगे, अब पता लगाएंगे। बंदरों को नहीं संभाल सके, ये कोरोना को संभालेंगे, बताइए। दूसरी चीज, आपने उसके बाद डिफेंस एक्सपो किया उत्तर प्रदेश के में ही, आपने बहुत सी समिट की, नेशनल बिजनेस की, क्या हासिल हुआ भारत को? ये पूछना चाहता, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितनी कंपनीज ने जो एमओयू साइन किए थे अपना यहां पर ले। लेकिन जब मॉब लिंचिंग होगी, जब इस्लामोफोबिया इन इंडिया होगा, जब भारत की बदनामी होगी, तो कौन कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? जब जाट आंदोलन के नाम पर सड़कें उखाड़ दी जाएंगी, गुज्जर आंदोलन के नाम पर हजारों करोड़ों का नुकसान होगा, पाटीदार आंदोलन के नाम पर करोड़ों की संपत्ति जल जाएगी, जब सीए जैसा गैर संवैधानिक कानून लाकर के भारत की एकता और अखंडता को ललकारा जाएगा, तो कोई विदेश की कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी हमारे भारत में? पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, चलिए आप निवेश भी नहीं किया, नौकरी भी नहीं दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी नहीं, आपने कहा मां गंगा ने बुलाया हूं, न मैं आया हूं ना बुलाया है मुझे तो मां गंगा, न मैं खुद आया हूं ना मुझे कोई लाया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा ने बुलाया है, उस मां गंगा को पवित्र नहीं कर सके ये लोग। हां, अगर गंगा से प्रेम करते हैं आप, अगर गंगा माता से सच्चा प्रेम है, तो जिस प्रकार से गंगा मैया, अगर आप बोलते हैं मेरा, मैं तो उसको नदी मानता हूं, लेकिन आपका सम्मान करूंगा मैं, अगर गंगा मैया किसानों की फसल के लिए पानी देती है,
तो उसी तरीके से चलते हुए आपको किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, छोटे कारोबारी को पैसे नहीं देने चाहिए थे? नहीं देने चाहिए थे ना? बोलिए आप। तीसरी चीज, आपने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर कब नहीं था भारत? आत्मनिर्भर आप बन जाइए, हर चीज में जनता का सहयोग। आत्मनिर्भर आप बनिए ना। हम तो, देश का मजदूर हमेशा आत्मनिर्भर है, देश का गरीब हमेशा आत्मनिर्भर है, देश का छात्र हमेशा आत्मनिर्भर है। कितनी नई आईआईटी यूनिवर्सिटी खुल गई, कितने नए एम्स खुल गए, कितने नए आईआईटी खुल गई या आईआईएम खुल गए। ये तमाम लोग मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किया है आपने? खाली गाय गोबर में लड़ा करके समाज को बांटने का कार्य आपकी पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन आज एक मित्रों ऐप चल रहा, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे मजा तब आएगा जब भारत में मोदी की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान बोलता है। क्या रिश्ता है साहब? बिना बुलाए बिरयानी खाने गए, कौन सी बिरयानी थी कभी तो बता दो साहब। बड़े की थी, छोटे की थी, वेज थी, नॉन वेज थी, नहीं जानना चाहता है। आम खाए आपने, साड़ी आपको आई, क्या कर रहे हैं आप? दूसरी चीज, आपने जो फैसले आपकी सरकार ने लिए, हम उसके मुताबिक, उसके बाद मैं लॉकडाउन पे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि लॉकडाउन भी इंपॉर्टेंट इशू है। आपकी सरकार ने 370 हटाया। 370 एक अलायंस था जिस बुनियाद पर भारत के साथ उस वक्त एक समझौता हुआ था और भारत का हिस्सा, अटूट हिस्सा बना था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आप मिलिटेंसी अगर खत्म करना था तो उनका विश्वास जीतने के लिए आपने क्या कार्य किए, इस बारे में आप नहीं बता सकते। लेकिन और उन कश्मीरी पंडितों के लिए भी कुछ नहीं किया। वो बच्चे आज भी गन क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वहां क्या वजह है, कौन सा जुल्म है? क्यों मौका देते हैं हम लोग दुश्मन देश को कि वो हमारे बच्चों को अपने जाल में फंसाए? कहीं ऐसा तो नहीं? ये आर्टिकल 370 का हटना एक तरीके से भारत के जो वादे हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, उसको कमजोर करने की शुरुआत थी। उसके बाद आया सीए भी आया, बाद में सीए बन गया। सीए क्या है? सीए भारत विरोधी कानून है और इस संविधान के आर्टिकल 14 का मुखालफत करता है। और मैं ये पढ़ूंगा, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसको हम लोग प्रियम्बल एक तरीके से कह सकते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो बात पढ़ूंगा और जिसमें भारत का संविधान जो कहता है, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग सीए लाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा? भारत का संविधान क्या कहता है कि सीए में हर धर्म के लोगों को आने की इजाजत है, हर धर्म के लोग घुसपैठिया रह सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं रह सकते। ये भारत सरकार कहती है। नया कानून जो बनाया वो कहता है, लेकिन भारत का संविधान क्या कहता है वो सुनिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, और उसके अलावा वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। यानी कि बराबरी, न्याय की बात करता है भारत का संविधान। और ये बात करते हैं बराबरी नहीं होगी। अब अगर कोई भारत का व्यक्ति कह दे मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं हिंदू हूं, तो उसको आप नागरिकता दे देंगे। और जो कहे मैं भारतीय हूं, कागज नहीं, लेकिन मुसलमानों कहेंगे नहीं नहीं तुझे नहीं देंगे, हिंदुओं नहीं तुझे नहीं देंगे। ये भारत के हिंदुओं के खिलाफ है, भारत के दलितों से आरक्षण छीनने का प्लानिंग है ये। दूसरी बात, ये बोले कि सीए, और सीए पे प्रोटेस्ट जारी रखना है भाई। सीए जैसा ही खुलेगा, हम लोग सीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है और संवैधानिक आंदोलन जारी रखेंगे। सीए, एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, दूसरी तरफ सीए प्रोटेस्ट करने वाले उन छात्रों पर, दिल्ली के जामिया के छात्रों पर यूएपीए लग रहा था। अरविंद केजरीवाल की जबान से एक अल्फाज नहीं निकला।
एक शब्द नहीं निकला राहुल गांधी जी की जबान से, एक शब्द नहीं निकला अखिलेश यादव जी की जबान से, एक शब्द नहीं निकला मायावती की जबान से, एक शब्द नहीं निकला ममता बनर्जी की जबान से। क्योंकि जितने पकड़े गए, जितने छात्रों पर यूएपीए लगा, अगर कन्हैया का मामला आया तो पूरे देश के संसद में चर्चा हो रही थी, सब बोल रहे थे। लेकिन जब मामला जामिया यूनिवर्सिटी का आता है, जब मामला उर्दू नाम वालों पर जुल्म का आता है, तो सबके जबान में ताला लग जाता है। बोलने वाला सिर्फ कोई नजर आता है तो एक हमारा ही भाई सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, दूसरा नजर क्यों नहीं आ रहा? यही सेक्युलरिज्म है, यही आपकी विचारधारा है, यही समाजवाद है, यही कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए ये भी मुद्दा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि किसान का क्या हाल हुआ। किसान का इन्होंने कहा था कि दोगुनी आय कर देंगे। मेरे भाई एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाए और किसान को इतनी समस्याओं का, किसान बीमा के नाम पर घोटाला किया, किसान अगर लोन ना दे पाए तो उस पर जो टॉर्चर किया जाता है वो उसकी हालत खराब है। आज भी भारत के अंदर 10 किसान 8 किसान आत्महत्या पर मजबूर होता है क्योंकि उसकी फसल के दाम नहीं है। उसको पूरी तरीके से जो इंश्योर्ड का वादा किया था वो झूठा निकला। मजदूर, गरीब, रिक्शे वाला, चाय वाला, अगर इन पे 20,000 50,000 का लोन हो जाए तो इनको संपत्ति छीन ली जाती है। और पैसे वालों का क्या होता है? कुछ नहीं। तीसरी चीज, छात्रों के लिए पढ़ने का इंतजाम, जो फ्री एजुकेशन सिस्टम जो था उसको अच्छा बेहतर करने के बजाय खराब कर रहे हैं। फीस बढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज की, छात्रों की मदद तो क्या करते हैं, उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। और दूसरा, उनके रोजगार के मौके नहीं है। रियल एस्टेट तबाह हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 12% से घट के 0.6% आ गई। ये तमाम हाल तो मोदी सरकार के 6 साल का है, जहां जवान भी मर रहे हैं। सबसे ज्यादा जवान अगर मरा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मरा है। और ये लोग कड़ी निंदा करके भारत के जवान की लाश पर सियासत करते हैं। अब मैं बात करता हूं लॉकडाउन, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और लॉकडाउन और कोरोना काल। कोरोना आया, विदेशों से आया, फ्लाइट से आया। यह बात मैं कह रहा हूं शुरू से। विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी, अगर 30 जनवरी को जब केस आया था, जब विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी लग जाती तो पूरे देश को लॉकडाउन ना करना पड़ता, लाखों करोड़ का भारत का नुकसान ना होता, कोरोना के 1.5 लाख से 2.25 लाख से ज्यादा पेशेंट ना होते। यह सरकार की नाकामी है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं। आज ये कैसी स्क्रीनिंग करते हैं? मोदी जी ने कहा था हम तो स्क्रीनिंग करते हैं एयरपोर्ट पर। ये कैसी स्क्रीनिंग करते हैं? देखिए कि एक पायलट फ्लाइट लेकर के उड़ गया मॉस्को, जब आधे रास्ते में पता चला कि उसको तो कोरोना था। ये इनकी प्लानिंग है। दूसरी चीज कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना कंट्रोल नहीं कर सके लोग, क्योंकि लॉकडाउन का फायदा ही नहीं उठा सके। टेस्ट रेट जाके अब बढ़ाइए, पीपी किट के लिए शुरुआत में डॉक्टर तड़पते रहे और बहुत सी रिपोर्ट इन्होंने गलत तरीके से बनाई, बहुत सी रिपोर्ट गलत साबित हुई। और खुद इस बात को कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगहों पर फर्जी तरीके से कोरोना का बवंडर मचा करके इकोनॉमी को तो नहीं बचाया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, जब 500 केस से तो पूरा भारत बंद कर दिया, आज 1,80,000 केस होने वाले, तो आप पूरा देश खोल रहे हैं। इसका मतलब क्या? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या दवाई मिल गई? क्या वैक्सीन मिल गई? क्या जो गरीब मजदूर अपने घरों को लौटा उसको 10-15 हजार रुपए उसके अकाउंट में डालने की हिम्मत है? 20 लाख करोड़ों की बात करने वालों, हम तो तुमसे सिर्फ 10,000 कह रहे हैं उस मजदूर के लिए। 3 महीने दे दो, सिर्फ 3 महीने 10-10 हजार रुपए रिक्शा चलाने वाले उस गरीब मजदूर, किसान, छोटे कारोबारी, या वो जो नौकरी करता था जिसकी नौकरी छूट गई है, दूसरे मसले हैं, उस गरीब को 10,000 रुपए महीना क्या 3 महीने देने की हिम्मत है 56 इंच के सीने में? नेपाल का जवाब देने की हिम्मत है 56 इंच के सीने में? क्या चाइना का जवाब देने की है 56 इंच के सीने में हिम्मत? अब पूरा देश एक साथ खड़ा है प्रधानमंत्री जी। लेकिन चाइना में क्या हुआ आप बताइए देश को आकर के, नहीं बताते हैं। दूसरी चीज आज आपको बताना पड़ेगा कि ये जो कोरोना था जब भारत में फैला तो उसकी शुरुआत जब 30 जनवरी को हुई तो आप क्या कर रहे थे? विदेशी फ्लाइट पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? सवाल नंबर 2 कि जब कोरोना स्प्रेड की बात आई, आपने जब लॉकडाउन लगाया
तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? प्राइवेट जो रिपोर्ट थी वो डिफरेंट और गवर्नमेंट रिपोर्ट डिफरेंट, ये क्यों हो रहा था? क्या प्रॉब्लम थी? क्यों पुलिस ने कई जगहों पर बर्बरियत की और जो मजदूर पूरे देश में मरने पर मजबूर हुआ और 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही है? किसी ने कहा कि ट्रेन गोरखपुर की जगह उड़ीसा पहुंच गई, अगर बुलेट ट्रेन की होती तो क्या होता? तो किसी ने जवाब दिया लाइटर मूवमेंट में, क्या होता? ज्यादा से ज्यादा जापान घुमाते, जापान चली जाती। इन्हें पता नहीं कि ट्रेन जा कर रही है। कैसा रेलवे मिनिस्टर है? और एक होता है लेबर मिनिस्टर जिसका नाम संतोष गंगवार है, जिसको भाजपा के प्रवक्ताओं जिसका नाम पता नहीं। कहां है ये लेबर मिनिस्टर? कहीं नजर आया किसी को? ये कैसी सरकार है जहां लेबर मिनिस्टर मजदूर मर रहा है पूरे भारत में, तड़प रहा है, खाने को राशन नहीं है, भोजन नहीं है, लाशें पड़ी हुई हैं, उनकी बीवियां तड़प रही हैं, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन लेबर मिनिस्टर का एक बयान किसी ने देखा हो तो मुझे बता दे, मैं देखना चाहता हूं। बता दे कहां है लेबर मिनिस्टर का स्टेटमेंट? कहीं नजर नहीं आएगा आपको। तीसरी चीज कि आपने टेस्ट कर लिए, आप क्वारंटीन सेंटर, डिटेंशन सेंटर की तरह आपके हालात रहे, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, यही कारण था। और पीएम केयर फंड में जो जनता ने पैसा दिया, सहयोग दिया, उसकी जानकारी देने में डर लगता है। क्यों नहीं देते जानकारी? 20 लाख करोड़ देने वालों, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। और ये लॉकडाउन के बाद आर्थिक इमरजेंसी लगेगी। क्या होगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी के चांसेस हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने कहा क्योंकि जीडीपी माइनस में रहने वाली है, तो भारत के नागरिक को होशियार रहना। बड़े बड़े पैसे वालों को तो पहले से ही सेटिंग हो जाती है, लेकिन आप होशियार रहना, अपनी गाड़ी कमाई की सुरक्षा करके रखना। आपको इशारों में बता रहा हूं, नहीं मालूम कब प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आए और कहें और भाई और बहनों फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि यह पूरा लक्ष्य है कि भारत को खोखला बना दिया गया है। यहां से आत्मनिर्भरता के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरीके से गुमराह करते हैं और उनके भक्त उस जाल में फंस जाते हैं, इकोनॉमी सरवाइव कराने के नाम पर कुछ भी हो सकता है। होशियार रहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी से, और आने वाले समय में अपराध बढ़ेगा जिसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। ये लिख लीजिए आप, अपराध बढ़ेगा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा था, शराबियों के ठेका खोल करके कोरोना बम बन गए और शराब की दुकान फैलने से कोरोना बढ़ा है। शराब की दुकान खोलने से कोरोना फैला है। अब तो जी न्यूज में भी कोरोना हो गया है। लॉकडाउन 5 एक महीने का करते, लॉकडाउन 5 एक महीने का है, स्टेज बाय स्टेज है। कहां क्या कर रहे हैं आप? पूरी बात नहीं बता रहे भारत के लोगों को। क्या छिपा रहे हैं आप कहते हैं आप मेरा सहयोग कीजिए। आपने कहा जनता कर्फ्यू, हमने सहयोग किया। आपने कहा लॉकडाउन 1, हमने सहयोग किया। आपने कहा लॉकडाउन 2, हमने सहयोग किया। आपने कहा लॉकडाउन 3, हमने सहयोग किया। आपने कहा लॉकडाउन 4, हमने सहयोग किया। आपने कहा लॉकडाउन 5, हमने सहयोग किया। लेकिन क्या मजदूरों को सही तरीके से पहुंचा सके? क्या मेरा मजदूर नहीं मरा, किसान नहीं मरा, छोटा कारोबारी नहीं मरा? टिड्डी दल और चड्डी दल की तो बात अब छोड़ दीजिए आप। हमने तो कहा था अगर पाकिस्तान टिड्डी दल भेज रहा है तो हम चड्डी दल भेज देते हैं। क्या परेशानी है भाई? मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। वो टिड्डी दल भेज रहे हैं, हम चड्डी दल भेज देते हैं। डरने वाले कहां हैं हम? दुनिया में 4थे नंबर पे भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। और ये कह रहे थे शुरू में, देखिए मोदी जी ने कमाल कर दिया। कहां गया तुम्हारा कमाल? अबे जब टेस्ट नहीं करोगे तो कमाल का क्या फायदा? 5% कोरोना का एवरेज आ रहा है कोरोना पेशेंट का भारत में। इस हिसाब से अगर जो रेट से टेस्ट कर रहे हैं, कितने साल लग जाएंगे 138 करोड़ लोगों का टेस्ट करने में। और अगर टेस्ट अगर हो गया तो जानते हैं कि अगर 5% लोगों को भी हुआ तो 7 करोड़ को कोरोना निकलेगा। और 7 करोड़ को कोरोना निकला और अगर 1 करोड़ वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ गई तो वेंटिलेटर नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो मूर्ति बनाने की बात कर रहे थे, राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात कर रहे थे, जो बात करते थे कि हम 370 हटा देंगे, हम कश्मीर में प्लॉट ले लेंगे, उनके खाने के इंतजाम तो पहले कर दो। जो कहते थे कश्मीर बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से हम हिंदुओं को लेकर के आएंगे, सिख को लेकर के आएंगे या दूसरे धर्मों को लेकर आएंगे, अरे पहले मेरे मजदूर
आज पाकिस्तान का वो हिंदू सोच रहा होगा, बांग्लादेश अफगानिस्तान का हिंदू ये कह रहा होगा मोदी सरकार से, मोदी जी अगर आपने अपने मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय दे दिया हो, भोजन दे दिया हो, राशन दे दिया हो, तो क्या मैं आ जाऊं? बड़ी फिक्र है आपको दूसरों की, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। हाँ, सफूरा जरगर हमारी बहन है और उसके लिए हम जरूर बोलेंगे, आखिरी सांस तक बोलेंगे। और ये जो यूएपीए है वो पूरी तरीके से एक हथियार है सरकार का, जो इस्तेमाल किया जाता है संविधान की रक्षा की बात करने वालों के लिए। अब डर कर बात नहीं होगी, अब सीधी बात होगी। प्रधानमंत्री जी, आप चाहें जो चाहे कर दें, लेकिन हम अपने नैतिक जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, लॉकडाउन के संबंध में, लॉकडाउन 5 में इन्होंने स्टेज बनाई है, 3 स्टेज, कि पहले में हम होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, धर्मस्थल खोलेंगे। अरे शराब के ठेके खोले लेकिन धर्मस्थल नहीं खोले। अगर आज से 8 दिन पहले हमने कही होती कि नहीं हम तो ईद की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, तो कहते देशद्रोही है। लेकिन अब जब केस बढ़ रहे हैं, मैं वो पूछना चाहता हूं कि जब बीमारी नहीं थी तो दवाई दे रहे थे, अब बीमारी है तो दवाई नहीं दे रहे हैं। कैसे डॉक्टर हैं मोदी जी आप? क्या ये देश जानना चाहता है, हम भी तो समझे उस क्रोनोलॉजी को। आपके लोग क्रोनोलॉजी बहुत समझाते। एक नए आए आज रविशंकर प्रसाद, लॉ मिनिस्टर हैं या लायर मिनिस्टर, वो मैं बोलता हूं मैं तो उनको। वो कहते हैं अगर एनपीआर अपडेट हो गया होता, यानी एनपीआर आ गया होता तो मजदूर ना मरता। अबे कुछ तो सही बोलो भाई, आप कानून के जानकार हैं साहब। ये कहां क्या पी लिया आपने? क्या पी करके बोलते आप लोग? चाय पीते, काढ़ा पीते या कुछ और पीते? कि क्या आप बात क्या करते हैं ये सोचा करिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एनपीआर अपडेट हो गया होता तो मजदूर ना मरता। ये अपमान है उस गरीब मजदूर का, उस मां का अपमान है जो अपने बच्चे को खींच रही थी, उस मां का अपमान है जिसकी मौत हो गई, उसका बच्चा तड़प रहा था। उन तमाम गरीबों का, बेसहाराओं का यह अपमान है, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों का, जो तो आप कर रहे हैं। क्या करेंगे? एनपीआर लाएंगे? अरे आंदोलन फिर होगा सीए का। संवैधानिक शांति प्रिय आंदोलन जारी रहेंगे और जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा, हम डरने घबराने वाले नहीं हैं और ना हम भूलने वाले हैं। कोरोना आया चला जाएगा, न हम कोरोना से कल डरे थे ना आज डरे। कल भी हमने ये कहा था कि मेरी जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह करेगा, मेरी जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह करेगा। ये अज़ाब खुदावंद है, हम इसके लिए एहतियात तो बरतेंगे, गाइडलाइंस का तो पालन करेंगे, लेकिन डरने घबराने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरते हैं, हम आखिरी सांस तक जालिम का मुकाबला करना हमारा इतिहास है। और जिसको इतिहास पढ़ना है, अगर तुम हमारा इतिहास मिटाते हो, तुम हमारा इतिहास मिटाओ, हम इतिहास लिखेंगे। हम लोग, एक दिन आएगा जब भारत के लाल किले से इस तिरंगे को लहराएंगे और एक न्याय की पटकथा लिखेंगे, जहां पर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, तमाम को बराबरी का अधिकार होगा। कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। एक मजदूर का बेटा भी बराबरी से शान के साथ दिल्ली की संसद में जाकर के बैठेगा। एक रिक्शे वाले का, मोची का बेटा, सब्जी वाले का बेटा भी अपने राजनीतिक करियर की विचार रख सकेगा, शिक्षा की बात कर सकेगा। ये न्याय हम करेंगे। कोई बेटियों की इज्जत नहीं लूट सकेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। ये न्याय का इतिहास लिखा जाएगा। हाँ, मैं लॉकडाउन का फायदा उठा रहा हूं। लॉकडाउन का फायदा तो बहुत उठाएंगे। अभी रुकिए जरा, तुम रुकिए। आप बहुत आपने नफरत फैलाई है ना, एक एक का जवाब दिया जाएगा। ये 6 साल पूरी तरीके से बदहाल हैं। देश के किसान, मजदूर, नौजवान, जवान, छात्र, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए पूरी तरीके से सरकार नाकाम है। इस सरकार में गाय गोबर और सिर्फ खुशहाल है तो बनिया खुशहाल है। मोदी जी और अमित शाह की जाति के लोग खुशहाल हैं, बस इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि इस लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा कमाई उन्हीं को हुई। सुना है कि बीड़ी और गुटखा बड़ा महंगा बेचा उन लोग ने, सुना है। खैर छोड़िए सब चीजों को। आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है, ये बात उन भक्तों तक पहुंचाएं और वो बता दें कि देश के लिए विदेश से कितना, फॉरेन
जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आया जो विदेश घूमते थे मोदी जी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बता दें कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। नंबर 3, बता दें काला धन कितना आया। नंबर 4, बता दें कि लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो जब केस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन हटाने का क्या लॉजिक है। नंबर 4, बता दें कि 2 करोड़ सालाना नौकरी देने वाले थे, कितनी नौकरी दी, और जिनकी नौकरी गई उनका क्या होगा। और बता दें कि सरदार पटेल की मूर्ति बनाना जरूरी है लेकिन ऐसी आपदा के लिए, या फिर अस्पताल बनाना जरूरी है, ये बता दें। ये बता दें कि 20 लाख करोड़ का क्या 10-10 हजार रुपए मजदूरों के या गरीबों के या जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन या जिनकी आय 5 लाख से कम है, क्या उनके अकाउंट में सीधा जाएगा 10-10 हजार रुपए 3 महीने तक, या सिर्फ नाटक है? क्या आपने किसी गरीब की EMI लोन माफ किया जो आपने रामदेव जैसों का कर दिया? अडानी अंबानी की बात करते हैं आप? बताइए, पूछना चाहता है भारत। और ये देखिए 2021 तक देश, 2022 तक मैं कह रहा हूं, 22 तक देश रूटीन पे नहीं आने वाला। इनकी एक गलती ने, अगर ये 30 जनवरी के बाद विदेशी फ्लाइट बंद कर दिए होते तो ये कुछ गड़बड़ नहीं होती। ये कोरोना पासपोर्ट वाले लेकर आए हैं और भुगतना पड़ रहा है बेचारे BPL कार्ड वालों को, गरीबों को। उनको क्वारंटीन, 15 लाख लोग आए, क्वारंटीन नहीं कर पाए, न फ्लाइट बंद किए न क्वारंटीन किए, और जो पूरी नाकामी 6 साल की थी उसको कोरोना के ऊपर डालना चाहते हैं। देश बहुत पीछे चला गया। अब ये कर्ज दे रहे हैं, कौन देगा कर्ज? एक मजदूर को, गरीब को। मजाक उड़ा रहे हो कि आपको MSME के नाम पे लोन मिल जाएगा? मैं करना चाहता हूं, बताइए कैसे मिलेगा, बताइए, अब समझा दीजिए हमें। ये बेहुदा बातें चलने वाली नहीं है। अब मुद्दों की बात करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। वो गया जमाना जब आप बोलते थे, अब नया जमाना है। आखिरी बात कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान की बात आप जितनी बार करते हैं उतनी बार तो शायद आपकी पार्टी के लोग भारत की बात नहीं करते शायद। क्या ये बताइए नेपाल हमको धमकी क्यों दे रहा है? अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करके गया, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में खड़े होकर आपने क्या कहा उनको? अमेरिका हमको धमकी दिया, धमकी देकर के दवाई छीना हमसे। ये आपकी विदेश नीति है? चाइना हमको गाली दे, नेपाल हमको गाली दे, पाकिस्तान हमको गाली दे, अमेरिका हमको धमकी दे, ये आपकी विदेश नीति है? ये ताकतवर नहीं, कमजोर प्रधानमंत्री की पहचान है। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। भाषण राशन नहीं है, भाषण रोजगार नहीं है। भाषण से चंद दिन के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हो, लेकिन गरीब का पेट नहीं भर सकते भाषण से। नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती भाषण से। आज ये बात हम दावे के साथ कहते हैं कि भारत के इतिहास की सबसे खराब सरकार या खराब प्रधानमंत्रियों का जिक्र आएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। और मैं फिर आपसे यही गुजारिश करता हूं, सब भाईचारे से रहें, एकता अखंडता को बनाए रखें। ये लोग नफरत फैलाते हैं, फैलाते रहें, लेकिन अपने भारत के संविधान की रक्षा के लिए लगे रहिए। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और वो दिन आएगा, वो दिन आएगा जब कोई मेरा भाई लाल किले पर तिरंगा लहराएगा और न्याय की पटकथा लिखी जाएगी। जब एक गरीब का बच्चा मुस्कुराएगा, किसान मुस्कुराएगा, मजदूर मुस्कुराएगा, अति पिछड़ा मुस्कुराएगा, दलित मुस्कुराएगा, भारत का हर एक नागरिक मुस्कुराएगा और ये देश मनुवादी मानसिकता से आजाद हो जाएगा। ये हमारा सपना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज।